नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे साथ श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड सेंट्रल मिनिस्टर ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी is here. Under his leadership and vision of Prime Minister Modi ji, the whole sector have seen big growth over the last several years. और हमारे साथ हमारे साथी श्री जफर इस्लाम जी भी हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं और हु अंडरस्टैंड बिजनेस एंड फाइनेंस। फ्रेंड्स, जो आज का विषय है महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है, 2013-14 में जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनी थी तो इंडियन इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड टू बी लगार्ड एंड इट वाज अ ग्लोबल कंसर्न। पूरा विश्व इस बात की चिंता कर रहा था कि क्या भारत की इकोनॉमी की जो हालत है वो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को पीछे खींच के लेके जाएगी। वहाँ से पिछले 10 साल में टुडे इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली कैटलाइजिंग अवर डोमेस्टिक ग्रोथ बट इज ऑल्सो अ ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस स्थिति में 10 साल से हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है। और पहला 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें लीगेसी इश्यूज को, चाहे वो इनडिसीजन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या सरकारी योजनाओं में लीकेजेस को, उनके गड्ढों को भरने का महत्वपूर्ण काम मोदी जी के नेतृत्व में पहले 5 साल में हुआ। उसके बाद दूसरे 5 साल के कार्यकाल में तो जिस तरह से अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव का आधारभूत संरचना मोदी जी के नेतृत्व में की गई, और अब तीसरे कार्यकाल के लिए एक पूरा क्लियर कट आर्थिक दृष्टि से मोदी जी का एक विजन है, गाइडेंस है और एक रोड मैप तैयार है कि भारत में बिग टिकट इकोनॉमिक रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के ग्लोबल लीडरशिप वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रोवाइड करना है। यह एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। मैं 2 छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि कल ही, आज सवेरे न्यूज़पेपर्स में कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है जीएसटी कलेक्शन का। ऑल टाइम जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2024 के महीने में। और वह इतना बड़ा जो कलेक्शन हुआ है वह उसके बावजूद जब 15-16 में जीएसटी लागू हुआ था तो यह हुआ था जो न्यूट्रल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, उससे भी लोअर रेट जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है और यह इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में सहायता प्रदान की है। और उस सब के बाद भी आज जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूअसली रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। इट इज़ अ बिग रिसोर्स फॉर द कंट्री। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन कल्याणकारी योजनाओं को स्ट्रेंथ दे रहा है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दे रहा है। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, अब 2013-14 के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, एवरीबडी हैड रिटन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो कहते थे कि इनसे कैसे सरकार बाहर निकले, या देश की अर्थव्यवस्था को ड्रैग कर रहे हैं या एक तरीके से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के किसी काम के नहीं रह गए। इस स्थिति में हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे। और आज 2024 में अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आप देखें तो चाहे रेलवे में हो, चाहे कितने ही डिफेंस की इंडस्ट्रीज में हो, पेट्रोलियम में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। और एक डेटा मैं आपके सामने देना चाहता हूं, 2014 में जो S&P BSE PSU इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज S&P का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इंडेक्स है, 2014 में 5,405.32 का लो था उस वक्त, और आज 2024 में S&P BSE PSU इंडेक्स है, हाई बनाया उसने 19,365। तो यह
ग्रोथ स्टोरीज है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं, हमारे और साथी भी यहाँ पे जफ़र भाई और राजीव चंद्रशेखर जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं पहले अपने साथी श्री जफ़र इस्लाम जी से कहूँगा कि वो अपनी ओपनिंग रिमार्क हम सबको अपनी बात कहें, फिर हम राजीव चंद्रशेखर जी को सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। जैसा आप सभी लोगों को गोपाल जी ने बताया है कि आज इस प्रेस का जो मुद्दा है वो देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में किस तरह से मजबूत हुई है, उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, आज पूरी दुनिया इस बात को लोहा मान रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ रफ्तार से चल रही है और मजबूती से चल रही है, और इस हर दिन जो नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। हर दिन ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया जो है देखती रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हो रही और पूरे दुनिया में किस तरह से, किस रफ्तार से भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूँ इसलिए कि अक्सर आप सुनते होंगे कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो इकोनॉमिस्ट है वो इस तरह की बातें करते हैं जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करते हैं। मैं पहले उसी मुद्दे को उठाता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो है इनइक्वालिटी जो है उसका इंडेक्स जो है आज सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। जिनी इंडेक्स जो है वो बताता है कि इनइक्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा, अगर देश पे पूरे देश के इतिहास में अगर कम है तो आज है 32% पे है। और वो क्यों है, ये कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इन्फ्लेशन सबसे कम है। आप कोर इन्फ्लेशन को उठा के देखिए, सिर्फ मात्र 3.2% है। उससे समझ में आता है जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पूरे 10 सालों में कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, उससे आम आदमी, आम नागरिक के पॉकेट में कुछ पैसे हर बार बचते रहे, और इसलिए वो जाहिर है और दूसरी चीज़ों में भी खर्च करने की स्थिति में रहता रहा। और देश की अर्थव्यवस्था अगर आज बढ़ती है, हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है जो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि जीएसटी जो हम बार बार कह रहे थे 2017 से जब जीएसटी की बात शुरू हुई, इम्प्लीमेंट किया गया, तो लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी की चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस बारे में नहीं कुछ कह पाएंगे, इसलिए कि जीएसटी कलेक्शन ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन है। 2.1 लाख करोड़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको पता होगा कि अप्रैल के मंथ में सबसे कम मासिक जो है, सबसे कम कलेक्शन होता है जीएसटी। सबसे ज़्यादा जो है मार्च के महीने में होता है, लेकिन अप्रैल के महीने में अगर जीएसटी कलेक्शन अगर 2.1 लाख ऑल टाइम हाई, ये रिकॉर्ड है, तो इससे समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी है, कितना ज़्यादा है और किस तरफ रफ्तार से इकोनॉमी जो है बढ़ रही है। उसका कई और एग्जाम्पल देखिए। आप देखिए जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखिए, पीएमआई देखिए, सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग, दोनों जो है आसमान छू रहे हैं। आप बोलते हैं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर पीएमआई 50 होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है देश में हो रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में हो रहा है। यहाँ तो 60s में है, 62, 63, अनहर्ड। ये उसी वक्त हो सकता है जब हर तरह से इकोनॉमी में हर सिलेंडर जो है फायर हो रहा है। अभी आप बात कर रहे थे हमारे मित्र गोपाल अग्रवाल जी पीएसयूज के बारे में। मुझे याद है कि 2013-14 के बाद बार बार ये बात उठाई जाती थी कि पीएसयूज जो है एक ड्रैग है, पीएसयूज ड्रैग है, इसको नीचे, ये देश की अर्थव्यवस्था को नीचे कर रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो पीएसयूज के बारे में कहते थे उस वक्त। पीएसयूज का उस वक्त जो पूरी जो वैल्यू थी पीएसयूज की 2013-14 में 18 लाख करोड़ थी। आज वो ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ के आसपास है। आपको समझ में आ रहा है? 40 लाख करोड़, जिसके बारे में वो कहते थे ड्रैग है, वो आज 40 लाख करोड़ की सिर्फ 10 साल में हुई। और इसका मिसाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो जब वो उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि गुजरात के जितने भी पीएसयूज थे, जो स्टेट पीएसयू, चाहे जीआईपीएसएल हो, जीएमडीसी हो, ऐसे बहुत सारे जो है पीएसयूज, स्टेट पीएसयूज गुजरात की, वो नेगेटिव रिटर्न, सब लॉस मेकिंग थी। प्रधानमंत्री का विश्वास था कि ये जो स्टेट पीएसयूज है वो अच्छा कर सकती है अगर उसको सही लीडरशिप और इंडिपेंडेंस डिसीजन लेने की आज़ादी दी जाए। आपको मालूम है, आश्चर्य होगा, जब प्रधानमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री जी का पद छोड़ के प्रधानमंत्री बने तो ये सारे जो स्टेट पीएसयूज जो लॉस मेकिंग थे, रेड में थी,
सब प्रॉफिट में थी, और रिटर्न ऑन कैपिटल जिससे देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है कि किस तरह से कंपनियां कर रही हैं, अच्छा, वो 12% रिटर्न ऑन कैपिटल था। आप समझिए कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर स्टेट पीएसयूज का पूरा नक्शा बदल दिया, वही कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शांति से क्रिटिसिज्म सुनते रहे लेकिन काम करते रहे। आज देखिए, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि बैंक जो है बुरी हालत में, आज बैंक सबसे अच्छी हालत में। बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बोलते हैं, जो वैल्यू 5 लाख करोड़ थी, आज कहाँ है? 16 लाख करोड़ है। कैसे हुआ? उस बैंक को जिसको लूट लिया था 6 सालों में, 2006 से 2012 के बीच में लूट लिया था यूपीए गवर्नमेंट ने, उस बैंकों को, खस्ता हालत बैंकों को हमने मजबूत किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो सब भी देखिए तो लगेगा कि मजबूत बैंक उभर के आया है। भारतीय जितनी बैंक से पीएसबीज है, और जब सारे जो सीपीएससी जो बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन सब का अगर आप देखिए तो सब मिला के 3 टाइम उनका जो है वैल्यू बढ़ा है, 300%, 3 टाइम्स जो है वैल्यू बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, हम पिछले दिनों में कई बार हमने सुना कांग्रेस के लोगों को, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में, आपके टाइम में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहता था, आपके टाइम में जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही थी। प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की, उसके कारण आज 4% जो है, और वो स्टेबल है। 10 साल का एवरेज निकाल के देखिए तो उनके यहाँ 9% का एवरेज आता है, यहाँ 4% का एवरेज आता है। और इसकी एक और खास बताते हैं, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो जब यूएस का इंटरेस्ट रेट देखिए, 10 साल का इंटरेस्ट रेट यूएस का जो है 4.7 के आसपास है, और हिंदुस्तान का जो है 7.2 है। 10 ईयर्स यील्ड बोलते हैं जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज का होता है, तो 2.5% का फर्क है, ऑल टाइम लो है। मतलब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट रेट भी जो है, जो डिफरेंशियल है आज 2.5% है, वो कभी 5% होता था। यह ताकत हमारी अर्थव्यवस्था में आई उसी वक्त है जबकि हमारी जो पॉलिसी है वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी है। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के कारण आज हम अर्थव्यवस्था को इतना आगे ले जा रहे हैं। एक और मिसाल देता हूं, पिछले कुछ दिनों में मैं देखा कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने और कुछ बड़े बड़े लीडर, चिदम्बरम जैसे लीडर ने हाउस होल्ड डेट के बारे में बात की कि बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है। अरे भाई, किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? इस देश के बारे में बात कर रहे हैं। इस देश में सबसे कम, दुनिया की जो 15 जो टॉप इकोनॉमीज है, उसका अगर आप ब्यौरा उठा के देखेंगे तो हम 14वें नंबर पे है। 67-68% जो हाउस होल्ड डेट जो है वो हमारा आज देश में है, जबकि चाइना का जो लड़खड़ाती इकोनॉमी है वहाँ हाउस होल्ड डेट जो है 225% है। और आपका अगर आप देखिए ओवरऑल डेट भी देखिए 145% ऑफ जीडीपी, वो भी दुनिया के जो तेज रफ्तार से चलने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बहुत कम है भारत। इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री 2 चीज़ों का ध्यान रखा पूरे कोविड के समय भी, कि जनता का ख्याल रखना है और देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर नहीं होने देना है। जितनी चादर है उसी के अंदर पैर फैला के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके आगे बढ़ना है। आज अगर जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ ऐतिहासिक जो अचीवमेंट है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन बेंच वालों को सुनना चाहिए, यह शुरुआत है। आगे आगे देखिए, खजाना देश का भरता रहेगा। जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पूरा खजाना आम नागरिकों के लिए खोला था, उसका खजाना आम नागरिकों की वजह से ही भर रहा है। इसलिए कि ज़मीन पे इन्फ्लेशन कम है, लोगों की जो डिमांड है, डिमांड से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ से पूरे दुनिया में अगर आप उठा के देखिए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ 7% का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, FY25 मतलब मार्च 25 तक, जो हमारी जो उम्मीद है 7%, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसलिए कि दुनिया की कम से कम 20%, 1/5 इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो वर्ल्ड ग्रोथ का, वर्ल्ड जीडीपी का इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो बोलते हैं ना, हर साल का जीडीपी जो वर्ल्ड का होता है, वैसे जीडीपी कंप्रेस कर रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो 20%, ऑलमोस्ट 1/5 कंट्रीब्यूशन इस देश से आता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी आज चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत छोटे से इसमें मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आज इनइक्वालिटी कम हुई है। इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर जो कम हुई है, उसका जीनी इंडेक्स को देखना चाहिए। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आज इन्फ्लेशन कम है,
देश की जनता मजबूत, अपने हाथ को मजबूत महसूस कर रही है। जो देश की अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर जाने के इसमें है, पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। जो कर्जा के बारे में लोग कहते हैं, झूठ फैला रहे हैं, देश में प्राइवेट डेट जो है बहुत कम है बाकी देशों से। और जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो देखा, धड़कन है देश के अर्थव्यवस्था की धड़कन, वो दिखाती है कि सब तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं इसका पूरा क्रेडिट जो इसके जो आर्किटेक्ट है, जो करता धरता है, सूत्रधार है, वो सिर्फ एक आदमी की सोच, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिससे आज मैं हजारों आंकड़े दे सकता हूं जो इस बात को दर्शाते हैं कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और मजबूती की तरफ जा रही है। मैं इस बात से इसके बाद मैं आग्रह करूंगा राजीव भाई से कि वो इस बारे में और थोड़ा चर्चा करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बोलूँगा। मेरे दोनों मित्र ने एक बहुत अहम पहलू पर उन्होंने अपने विचार आगे रखे हैं। इसका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज the BJP's campaign for 2024 is based on the last 10 years of performance of our Prime Minister Narendra Modi ji. He has, as both my colleagues have said, transformed the Indian economy and बहुत कुछ किया है उन्होंने 10 साल में। हमारा पूरा कैंपेन यह है कि हमने 10 साल में, जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक मौका दिया 2014 में, उन्होंने उस मौके से, उस अवसर से उन्होंने क्या कर दिखाया है। इससे पहले लोगों ने मौका कांग्रेस को भी दिया है 2004 से 2014, और उससे पहले भी काफ़ी सारे मौके कांग्रेस को मिले हैं। तो ये जो इलेक्शन है, हम आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम, उनके अचीवमेंट्स लोगों के सामने रख रहे हैं। फैक्ट्स है, जीएसटी है, पीएसयूज के परफॉर्मेंस है, करप्शन फ्री गवर्नेंस है, ये हम आगे रख रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रहा है? कांग्रेस उनके 10 साल के गवर्नेंस के बारे में एक भी वर्ड या एक भी पहलू आगे नहीं बोलते हैं। लेकिन उनका जो, मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, उनका जो कैंपेन है, एक तरह से पूरी तरह से एक अपीजमेंट का कैंपेन वो चला रहे हैं। ना तो एक कोई नया आइडिया भारत को आगे ले जाने के लिए, ना तो कोई नया आइडिया देश के लोगों के जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ही इंडी अलायंस के एक एमएलए ने कहा, और मैं अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के बारे में कह रहा हूं आपके सामने, इंडी अलायंस के एक टीएमसी एमएलए कहता है कि हम हिंदुओं को भागीरथ नदी में बहा देंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2 दिन पहले, हम तो बीजेपी में मानते हैं कि इलेक्शंस एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। 2 दिन पहले कांग्रेस, सपा, इंडी अलायंस के एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को कैरेक्टराइज करते हैं एज अ जिहाद। आज ही हमको देखने को मिला है कि एक पाकिस्तानी मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं कांग्रेस के कमेंट्स पर को। मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको, और फिर एक बैकग्राउंड दिखाता हूं मैं आपको। ये तो आपको मालूम ही है, 3 दिन पहले उन्होंने, ये कांग्रेस का कैंपेन के बारे में बता रहा हूं आपको, हम पॉजिटिव नैरेटिव, डेवलपमेंट के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी इनका काम क्या हुआ है 10 साल में, वो देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। और कांग्रेस का ये कैंपेन, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, वीडियो एडिट करके रिजर्वेशन का एक गलत नैरेटिव फैलाना। ठीक है, ये आप तो जानते ही हैं। ये देखिए कांग्रेस अगेन, ये केरल में हुआ है। मेरे एक पोस्ट को मॉर्फ करके यहां पर
प्रतिमा भौमिक जी के जिसके साथ मेरा एक पिक्चर था, उन्होंने डेलिबरेटली विलफुली उसको मॉर्फ करके सीपीएम के एक लीडर का पिक्चर वहां डालकर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कि बीजेपी और सीपीएम साथ में मिलकर आगे जा रहे हैं ताकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो। ये हुआ है। ये तीसरा, कांग्रेस का एक नया एक प्रोपेगेंडा है कि हम भाजपा और एनडीए जब 400 सीट जून 4 लोग हमें देंगे, ये न्यू मैंडेट, एडिशनल मैंडेट, स्ट्रॉन्गर मैंडेट, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे। ये वो मीन्स हर आर्च बिशप के घर जाकर, हर क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर ये गलत न्यूज़ लाइव वो फैला रहे हैं। और रियलिटी क्या है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया है, ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। मैं केरल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। केरल में कांग्रेस के लीडर, क्योंकि मैं केरल अभी चुनाव के बाद आ रहा हूं इसीलिए केरल का थोड़ा मुझे ज्ञान है। केरल में कांग्रेस के लीडर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं, हम ही ऐसे पार्टी हैं जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस लीडर कौन है? 3 महीने पहले तक बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए वो नेगोशिएट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये हिमांता बिस्वा शर्मा, हमारे मुख्यमंत्री आसाम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि यही कांग्रेस लीडर जो सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने वगैरह वगैरह आज वो ज्ञान दे रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, वही व्यक्ति 3 महीने पहले 6-8 महीने तक नेगोशिएट कर रहे थे कि वो एनडीए ज्वाइन करें एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी। ये हिपोक्रेसी, ये है इनका कैंपेन। और लास्ट एंड फाइनली, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। 2024 में जब दुनिया के सभी देश और भारत में हम यूथ को एम्पावर करने के और यूथ को एस्पिरेशनल उनके गोल्स के लिए एम्पावरमेंट और पॉलिसीज बना रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये 1917 के एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लेकर आता है कांग्रेस। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक साइड में आपको देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के हर नागरिक को एक नए डायरेक्शन पे, he has taken them into a new direction, taken all of us into a new direction, from a fragile 5 to a strong 5 to the strong 3. And the Congress party, which was also given multiple opportunities by the people of India to serve them, has not only betrayed the trust of the people repeatedly, but today is left with no other alternative but a desperate campaign of lies, misinformation, and appeasement politics. Thank you. If you have any question, आपने जो आंकड़े दिए बहुत अच्छे हैं और ठीक भी हैं, लेकिन जो कांग्रेस कैंपेन कर रही है वो कह रही है रसोई गैस के दाम 600 से 1000 हो गया है, आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं, उसका आप उस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं महंगाई भत्ता के, महंगाई दर के बारे में बात करते हैं, जब हमने बात किया कि महंगाई दर हमारे टाइम में बिल्कुल स्टेबल रहा है, हर चीज़ का ओवर ए पीरियड टाइम तो धीरे धीरे दाम बढ़ता है, लेकिन उनके टाइम में जो महंगाई दर थी वो ऑलमोस्ट 10% के पास, 10 साल का एवरेज, यहाँ 4-4.5% एवरेज है, आधा इन्फ्लेशन है। और दूसरी बात, अगर आज देखिए कोई भी चीज़ खाने पीने का दाम सिवाय सीजनल फैक्टर को छोड़ के, जैसे प्याज है तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो थोड़े दिन के लिए दाम बढ़ा इसलिए कि न्यू क्रॉप आएगा तो उतने दिन के लिए दाम बढ़ा है, लेकिन जब से हम मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड रखा है वो भी नहीं होता। चाहे दाल के दाम नहीं बढ़ते हैं, आलू के दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कभी हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़ आ गया कि भाई तूफान आ गया जिसको ऐसे जिस जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, टमाटर का पिछले बार थोड़ा, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स, उसका नया क्रॉप आया, वो जहाँ
₹40 बिक रहा तो आज ₹4 बिकने लगा। तो हमने बराबर कोशिश की है स्टेबलाइज करने की। और दूसरी इसलिए बहुत अच्छी बात जो मैंने पहले नहीं बोला कि जो हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने पूरे देश में जो है बनाया है, उससे एक आम नागरिक को फायदा। अब आप देखिए, चाहे गैस कनेक्शन दो, चाहे पानी का कनेक्शन दो, चाहे बिजली का कनेक्शन दो, चाहे छत दो, चाहे टॉयलेट दो, ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इस देश की जनता को मजबूत ही नहीं, पावरफुल, और उसको जो एम्पावर कर रही है। और ये सोच किसकी है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उनकी वजह से आज जो देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, कि उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक और मैं पॉइंट देना चाहता हूँ इसमें, जफर भाई ने कहा है, देखिए सबसे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन इज अ कलेक्टिव ऑफ एवरेज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। अगर आप देखोगे, आप इंडी अलायंस के स्टेट्स में महंगाई सबसे ज़्यादा है, फ्यूल प्राइसेस सबसे ज़्यादा है, फूड प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कहते हैं, घूमते फिरते हैं ना कि एवरेज नंबर लेकर ये वो, उनसे पूछिए कि आपके स्टेट में महंगाई क्या है और उसको कंपेयर कीजिए गुजरात से, उसको कंपेयर कीजिए महाराष्ट्र से, और आपको सच पता चल जाएगा। एक हाँ, हम देख रहे हैं पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस जो कह रही है, आप लोग उसका करारा जवाब दे रहे हो, उसके इर्द गिर्द काफी दिखाई दे रहा है। तो इस नैरेटिव पर क्या कहना चाहिए? वो अपने घोषणा पत्र की बहुत बात नहीं करते, अक्सर आरक्षण या संविधान को देखिए, बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, आप उसका काउंटर जवाब दे रहे हैं कि वो नहीं, काउंटर जवाब हम आरक्षण के बारे में काउंटर जवाब इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और नंबर वन, और दूसरा, मैंने जो आज अभी कहा अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मैंने एक पोलाइट फ्रेज यूज किया है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि हम आरक्षण को प्रोटेक्ट करते हैं, SC ST OBC EWS आरक्षण, और ये ले जाना चाहते हैं रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। ये फर्क है और ये फंडामेंटल फर्क है, और लोग जान रहे हैं कि बीजेपी NDA और कांग्रेस NDA में ये फर्क है। अंबेडकर जी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, और हम है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करके उस इश्यू को लेके आने के लिए दे आर बेसिकली क्रिएटिंग लाइज, और हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर जी ने कहा है, हमारा पार्टी का एक क्लियर रवैया भी है कि वी आर अगेंस्ट रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन विच द कांग्रेस इज प्रोपगेटिंग। एक इसमें इकोनॉमिक्स एंगल से एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि साइज, जनरली कहते हैं साइज ऑफ द केक डज मैटर। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन बेटर, एफिशिएंट और सबको ले सकते हैं। अब कांग्रेस क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल में साइज ऑफ द केक, इकोनॉमी की ग्रोथ, वहीं का कोई मॉडल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से हम इकोनॉमी को एडजस्ट करेंगे। और क्या करेंगे? SC ST जो अभी राजीव जी ने बोला और भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या करेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST इन लोगों को राइट्स दिए हैं इक्वालिटी के, उसके उसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली they are talking about redistributing the reservations and other benefits to general, which are secured by the constitution, to a section for appeasement of vote bank politics, which is unconstitutional also, religion based जो distribution कह रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। No, it is not. No, these are very, I have said 2 days ago, these are violations of law. And I can tell you today, in front of you, let me tell you, sections under the IPC, 465, 469, 505, forgery with an intent to incitement, forgery with an intent to cheat, forgery in itself, these are all being violated. These are crimes being committed. ये कोई इनोसेंट चीज़ नहीं है कि तो मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुलेआम, openly I am saying this is criminal activity being conducted by the Congress. This is a violation of criminal law,
and I have already laid out the sections that they are violating, and the consequences of this will lie under law. The investigation is on, the prosecution is on. Prosecution will continue. देखो बॉस, देख नहीं जब भाई डिटेल दे दें, ये तो यही मैं कह रहा हूँ ना, झूठ बोलेंगे, लाई एंड स्कूट। इसमें आज देश में कोई किसी को भी डाउट है क्या? बीएसएनएल का क्या हालत था यूपीए के बाद और आज क्या है? एचएएल का क्या हालत था? हमारे एचएएल जो सालों से एरोप्लेन बनाते थे, तब भी हमको ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना पड़ा स्विट्जरलैंड से। क्यों? ये यूपीए के टाइम में पीएसयूज का हालत वाज लूटो, वीक रखो और इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करके कमीशन खाओ। ये उनका एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी था, उनका स्ट्रैटेजी था। आज आत्मनिर्भर भारत में प्राइवेट कंपनियों को भी, हमारे पीएसयूज को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और उसमें पीएसयूज का भी रोल है, वो भी स्ट्रांग होंगे और प्राइवेट कंपनीज भी स्ट्रांग होंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें चूंकि सवाल पूछा था आपने, तो जैसा राजीव जी ने कहा उस पर एक बात और ऐड कर रहा हूँ सिर्फ कि एचएएल का चूंकि उन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो एचएएल के बारे में बहुत चर्चा की थी कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता है। आज आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ एचएएल के। एचएएल का मार्केट मतलब वैल्यू जो है एचएएल की, वो 1.25 लाख करोड़ थी, आज 2.98 ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। दूसरी बात, वैल्यू बढ़ी। दूसरी बात, जो उसका ऑर्डर बुक था, वो ऑर्डर आज 35,000 करोड़ है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने, और तीसरी बात जो है, कांग्रेस पार्टी जैसा राजीव जी ने कहा बिचौलियों वाली सरकार थी कि उनको कमीशन चाहिए, इंपोर्ट। आज हमारे 21,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। दैट ओनली सजेस्ट कि सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट, जो सेल्फ रिलायंट सरकार और सेल्फ रिलायंट कंपनियां जो देश जो है बनने के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी 2020 में, वो सक्रिय होता दिख रहा है कि एचएएल जैसी कंपनी अब एक्सपोर्ट करती है। देश जो है, जो डिफेंस सेक्टर में सिर्फ इंपोर्ट करके डिपेंडेंसी वाली देश थी, आज एक्सपोर्ट भी कर रही है और डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और पीएसयूज की जहाँ तक बात करें, पीएसयूज चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, चाहे जो सेंट्रल पीएसयूज है, सभी को आप उठा के देखिए, उनके बैलेंस शीट को उठा के देखिए, उनके उस जो इनकम लेवल को उठा के देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी को उठा के देखिए, आपको एहसास होगा जो डिविडेंड है और जो अलग अलग जो इनकम है सरकार को इन पीएसयूज के वजह से, वो पहले 5 लाख करोड़ होती थी 2013-14 में, आज 16 लाख करोड़ की इनकम है सरकार को इन पीएसयूज से। और ये पीएसयूज मजबूत हो रही है तो किसका फायदा हो रहा है? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश के लोग मजबूत हो रहे हैं। आज इतना जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उस पर देश में अगर पैसा सरकार के पास आ रहा है तो बना रहे हैं, और उसका फायदा आम नागरिक को हो रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक मैंने डेटा दिया था, आप पीएसयू एस&पी इंडेक्स बीएससी का 2014 में 5,405.32 था, अब वो 4 गुना बढ़ के 19,365 पॉइंट। इंडेक्स तो झूठ बोलेगा नहीं, द वैल्यूएशन हैज ऑलमोस्ट गॉन 4 टाइम्स। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपको एक्सप्रेस को अटेंड करने के लिए। थैंक यू। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।